Okay. So hello everyone, welcome to Niche Education. This is the fourth lecture of mechanics of material. And today learning outcome is classification of stresses. So our first classification is normal stress. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी नॉर्मल स्ट्रेस. सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस देखेंगे. नॉर्मल स्ट्रेस को एक्चुअली डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोला जाता है. नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोला जाता है ना. तो नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस सपोज कीजिए कि एक हमारा क्या है, प्रिस्मेटिक बार है. एक क्या है, प्रिस्मेटिक बार है. प्रिस्मेटिक के बारे में पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा, थ्रू आउट द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना. अब क्या होगा, यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर में यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं, है ना. अब वो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है और एक टेंसाइल भी हो सकता है ना. इट कैन बी कंप्रेसिव और इट कैन बी टेंसाइल, है ना. कंडीशन बस नॉर्मल स्ट्रेस होने का इतना है कि फोर्स होगा जो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे, है ना. तो ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं. पहले डेफिनेशन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं. हाँ, क्या लिखें, लिखते हैं, डेफिनेशन को लिख लेते हैं. इफ फोर्स इज अप्लाइड, if force is applied perpendicular to the cross-sectional area of the member then such type of stress is called नॉर्मल स्ट्रेस, इज कॉल्ड नॉर्मल. और फिर इसको डायरेक्ट भी बोलते हैं. इसका सेकंड नाम क्या है, डायरेक्ट. नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, है कि नहीं. मैंने लिखा कि फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर देन सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना. नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, है कि नहीं. ठीक है, इसको ड्रा करके देखते हैं. सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, प्रिस्मेटिक बार है. ये हमारा क्या है, प्रिस्मेटिक बार है ना, प्रिस्मेटिक बार है. ठीक है, फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं P. टेंसाइल फोर्स कौन सा लगा रहे हैं, P, है ना. इस केस में क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं. सेकंड केस में क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, है ना. अब यहाँ पर ध्यान से यदि देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना. इसके परपेंडिकुलर में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. सिमिलर फैशन में यहाँ भी देख सकते हैं, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सा, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. इट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट इज दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट को बोल देंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस.
क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज नोन एज compressive stress। Second one is known as compressive स्ट्रेस, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा क्या है, टेंसाइल का है, और सेकंड एग्जांपल है जो क्या है हमारा कॉम्प्रेसिव का है ना। दूसरी बात मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस कब बोलेंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स है जो क्या करेगा, प्रिस्मेटिक बार को लेंथ को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, प्रिस्मेटिक बार के लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, है ना। प्रिस्मेटिक बार के लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। कॉम्प्रेसिव का बोले थे, जब प्रिस्मेटिक बार के लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। ठीक है। और इसका साइन क्या बताए थे टेंसाइल स्ट्रेस का, इसका साइन बताए थे पॉजिटिव, है ना, और इसका बताया था साइन नेगेटिव। तो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में इतना ही, है ना। दो पार्ट है, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, है कि नहीं। अगर इसका सपोज करो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस केस में अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे, सपोज करो यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं, है ना, यहाँ से यदि हम इसको कट कर दें तो क्या होगा, लेफ्ट हाफ का यदि कंसीडर करें, है ना, तो इधर फोर्स पी लगेगा, इधर रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है। अगर टोटल एरिया को गुना कर दें इस सिग्मा से, अगर इस सिग्मा को टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुना कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, पी बटा एरिया, पी बटा एरिया, है ना। सिमिलर फैशन में हम कॉम्प्रेसिव के लिए भी कर सकते हैं ना। इसको अगर यहाँ से काट दें, ठीक है, अगर लेफ्ट हाफ को हम कंसीडर करें तो इधर से तो फोर्स पी लगेगा, यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स है जो डेवलप होगा, है ना। सपोज करो सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू टोटल एरिया, सिग्मा तो क्या है, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है ना। अगर टोटल एरिया से गुना कर दें तो क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, पी अपॉन एरिया, है ना। ये अलग बात है, इसका साइन नेगेटिव होगा और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज शियर स्ट्रेस। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज शियर स्ट्रेस, है ना। शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका एक नाम और है क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सरफेस पे लगेगा, है ना, टेंजेंशियल सरफेस पे लगेगा। ठीक है। सपोज करो कि हमारा क्या है, एक प्रिस्मेटिक ब्लॉक है, तो इसमें जब फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा, इसके सरफेस पे लगेगा, इसके कहाँ पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा, है ना। फिर शियर स्ट्रेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन क्या होगा, द स्ट्रेस विच एक्ट्स, द स्ट्रेस which acts, the stress which acts parallel or you can say tangential parallel or tangential to the surface, to the सरफेस, है ना। तो हमने लिखा कि द स्ट्रेस विच एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, है ना।
इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, है ना। जिस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस को हमने सिग्मा से डिनोट कर रहा था, हम शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई टाउ, इट इज डिनोटेड बाई टाउ। इसको किससे डिनोट करेंगे? टाउ से डिनोट करेंगे, है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है? एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका इनिशियल पोजीशन कुछ कैसा होगा? इनिशियल पोजीशन कुछ इसका ऐसा होगा, है ना। ए इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा होगा, है ना। इनिशियली क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, है। अब इस पे क्या लगा रहे हैं हम? इसके जो सरफेस है, इसके सरफेस पे है जो एक फोर्स लगा रहे हैं। इसके सरफेस पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो ये फोर्स हमारा V है। क्या है? V है, ठीक है। सरफेस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम F से दिखाया गया है, कोई बात नहीं है। जनरली शियर फोर्स को हम V से दिखाते हैं तो V ही मान लेते हैं, ठीक। अगर अब ये क्या होगा? यदि सरफेस पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, सरफेस पे यदि टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसका डायमेंशन में चेंज होगा, है ना। इसका डायमेंशन में क्या होगा? चेंज होगा, है कि नहीं। इसका डायमेंशन में क्या होगा? चेंज होगा। अगर ध्यान से देखें तो ए जो डायगोनल है, सपोज करो इसको नाम देते हैं, लेट अस सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, है ना। तो ए डी का लेंथ, इस ए जो डायगोनल है ए बी बी डी का लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। विजुलाइज करने की कोशिश करो। और ए सी का लेंथ क्या होगा? ए सी डायगोनल का लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, है कि नहीं। ए सी डायगोनल का लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, है कि नहीं, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस निकालें, है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस यदि निकालें या शियर स्ट्रेस निकालें टाउ, तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बटा क्या? टेंजेंशियल सरफेस, है ना, डिवाइडेड बटा टेंजेंशियल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिख देता हूँ, सरफेस एरिया, है ना, टेंजेंशियल सरफेस एरिया। तो इस केस में हमारा टेंजेंशियल फोर्स कितना है? V है। टेंजेंशियल सरफेस एरिया कितना है? ए वाला एरिया, ए वाला जिस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, ये क्या है? ए है। तो टाउ बराबर क्या निकल के आ गया? V अपॉन एरिया। ऑफकोर्स यूनिट क्या होगा? जो स्ट्रेस का यूनिट तो क्या होगा? हमेशा सेम ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर mm² हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें किस फॉर्मेट में जो वैल्यू दिया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको, है ना। एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। सपोज करो कि क्या है? ये कोई प्लेट है। क्या है? प्लेट है। ये कोई क्या है? प्लेट है ना। ये दूसरा प्लेट है और ये दोनों प्लेट है जो एक क्या है? बोल्ट के द्वारा है, जो रिवेट के द्वारा किया गया है, जोड़ा गया है। रिवेट या बोल्ट जो भी बोल दो, इसके द्वारा क्या गया है? इसको जोड़ा गया है। इधर फोर्स क्या लग रहा है? P लग रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? इधर P लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या करेगा? यहाँ से इसको कट करने की कोशिश करेगा। यहाँ से क्या करेगा? इस रिवेट को कट करने की कोशिश करेगा, है ना, कट करने की इसको कोशिश करेगा। यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसा होगा? ये रिवेट है, ये क्या है? रिवेट है ना, ये क्या है? रिवेट है। अब क्या होगा? ए पोर्शन को देखो, इसको नाम देता हूँ Mn, इस पोर्शन को नाम देता हूँ Mn, है ना। इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है कि नहीं। इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर वाला पे किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब यदि यहाँ Mn सेक्शन को हम कट करें,
एम सेक्शन पे कट करें तो क्या होगा, देखो एम सेक्शन पे यदि कट करें तो यहाँ पे तो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो सरफेस, जिस सरफेस पे हम कट के, यहाँ पे क्या आएगा, शियर फोर्स आएगा भी। अब नीचे वाला सरफेस पे किधर आएगा, ये बॉटम सरफेस पे इस डायरेक्शन में आया था, राइट डायरेक्शन में, तो इस सरफेस पे किधर आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, क्या, भी, है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए तो ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका वैल्यू क्या है, पी, है पी। और जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, भी है जो पी के बराबर हो जाएगा, भी है जो पी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। सपोज करो कि रिवेट का डायमीटर है, जो बोल्ट है उसका डायमीटर है जो डी है। अगर रिवेट का डायमीटर हमारा क्या है, डी है, क्या है, डायमीटर डी है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, अपोज निकाल सकते हैं, कितना, भी अपॉन में 5/4 इंटू डी स्क्वायर, है कि नहीं। भी अपॉन में 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, किस में, इस बोल्ट में, है कि नहीं। क्योंकि एरिया क्या होकर सकता है, एरिया 5/4 इंटू डी स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस, नेक्स्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस। इसको समझने की कोशिश करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन। क्या होगा, इट इज इंड्यूस्ड within the body when load is not passes through center, when load is not passes through center, load is not passes through center, passes through द न्यूट्रल एक्सिस इसको बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ना। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हम लोड लगा रहे थे वो कहाँ लगा रहे थे, ये मान के चल रहे थे इसके सीजी से पास कर रहा है ना। ये जो लोड हम अप्लाइड कर रहे थे, ये मान के चल रहे थे कि कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल लोड होगा वो सेंटर से पास नहीं होगा, है ना। तो सेंटर से पास नहीं होगा तो कहाँ से पास होगा, ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर से पास हो, समवेयर यहाँ से पास हो, है ना, या फिर समवेयर यहाँ से पास हो, है कि नहीं। तो हम इसको क्लियर वे में ड्रा करके देखते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज करो कि ये क्या है, प्रिस्मेटिक बार है, एक क्या है, प्रिस्मेटिक वार है ना। एक प्रिस्मेटिक वार है, इस पे हमने जो लोड लगाया है वो सेंटर से ना जाके समवेयर है जो ऊपर से जा रहा है, पी। ये लोड कहाँ से जा रहा है, कहीं यहाँ से जा रहा है ना। ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं स्मॉल ई। इस डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, स्मॉल ई, है ना। ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल ई बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि ये जो लोड है इस एक्सिस के बाद, एक्सेस इसको बोल देते हैं, इस एक्सिस को एक्सेस बोल देते हैं, जो सेंटर से पास कर रहा है। इसके बाद क्या देगा, ये मोमेंट देगा, है ना। देखो लोड P इंटू डिस्टेंस E, है ना, मोमेंट देगा, कितना देगा,
लोड P इंटू डिस्टेंस E। किस डायरेक्शन में देगा? क्लॉकवाइज देगा, है ना। अगर राइट वर्ड देखा जाए इस ओर तो क्लॉकवाइज देगा, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, लेफ्ट फोर्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज देगा, है ना। यहाँ पे मतलब इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करेगा। अब देखो एक एग्जांपल समझना, सपोज करो कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, ठीक है। अगर लोड है सेंटर से पास नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है? ई डिस्टेंस सेंटर से ऊपर से पास कर रहा है, क्या होगा? कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करने की कोशिश करेगा, है ना। हमारा जो प्रिस्मेटिक बार है उसको इस तरह से फोल्ड करने का कोशिश करेगा, है ना। इससे क्या होगा? जो टॉप पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और बॉटम पोर्शन में क्या होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इस तरह से इसको फोल्ड करेगा तो क्या होगा? टॉप पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और बॉटम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? टॉप में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम अब क्या कर रहे हैं, इसको चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना। इसको मिटा देता हूँ, क्लियर वे में यहाँ पे लिख देंगे अभी, ठीक है। चलो अब क्या होगा? ये क्या देगा? अगर फिर से इसको बनाएं, फिर से अगर बनाएं, अच्छा, इस लोड को हम चाहते हैं कि सेंटर पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? सेंटर पे आ जाए, है ना। तो इस लोड को क्या करें हम? सेंटर पे रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, P से, बट साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा? P इंटू ई का क्या आ जाएगा? मोमेंट भी आएगा। P इंटू ई का क्या आएगा? इसमें मोमेंट भी आएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा? P इंटू ई आएगा। इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, कितना? मोमेंट का वैल्यू P इंटू ई आएगा, है ना। इसका इफेक्ट हम देख चुके हैं, ये जो टेंसाइल फोर्स है इसका इफेक्ट हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ है जो इस स्ट्रेस का जो मोमेंट के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका इफेक्ट देखेंगे। उसका इफेक्ट है जो हम देखने का कोशिश करेंगे, है ना। देखो इधर से M लग रहा है, इधर से भी M लग रहा है ना। अब इस सेक्शन को यदि हम कट करते हैं, चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। 1 का यदि एनालाइज करते हैं लेफ्ट पोर्शन को, अगर लेफ्ट पोर्शन का एनालाइज करते हैं, है ना, तो इधर से क्या लग रहा है? हमारा M लग रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? राइट साइड से भी क्या आएगा? एक मोमेंट डेवलप होगा, क्या? M, है ना। इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है सिग्मा, उसका वैल्यू होता है M/I इंटू भाई। अब देखो इस इक्वेशन को देख कर डरना नहीं है ना, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस क्या है अपने आप में एक चैप्टर है। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें याद रखना है कि अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है क्या होता है? M/I इंटू बाई होता है, M/I इंटू बाई होता है। M क्या हो गया यहाँ पे? M का वैल्यू क्या हो गया? लोड इंटू इसेंट्रिसिटी P। ये क्या है? इसेंट्रिसिटी या सेंटर से डिस्टेंस, है ना। सो M/I इंटू बाई, M/I इंटू बाई, है ना, है कि नहीं। M/I इंटू बाई, तो M का वैल्यू P इंटू ई हो जाएगा। और Y क्या होता है? Y होता है कितना डिस्टेंस पे लग रहा है। तो इस केस में अलग बात है कि Y, चूंकि Y का वैल्यू क्या होगा? वेरी करेगा, है ना। Y का वैल्यू है जो वेरी करेगा, नहीं सेंटर से जो कोई है जो सपोज कर 1 सेंटीमीटर पे लगाता है, फिर 2 सेंटीमीटर पे इसको लगाता है, फिर 3 सेंटीमीटर लगाता है, तो जो Y का वैल्यू क्या होगा? वेरी करता जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस केस में Y हमारा क्या है? E के बराबर है। यहाँ पे क्या है? Y है जो Y भी है जो क्या है? E के बराबर है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। अगर इसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं, है ना। कैसा होगा? ऊपर क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है। ऊपर क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है ना। ऊपर टेंसाइल आ रहा है, तो इसको अगर हम दिखाना चाहें, है ना, तो कुछ ऐसा होगा, है ना।
देखो सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस ऊपर बढ़ेगा उस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इक्वेशन को देखो, क्योंकि सिग्मा बी जो है जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई होता है। परेशान नहीं होना है, जब ये सेपरेट चैप्टर आएगा तो अच्छे से वहाँ पे डील करेंगे। मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई है, जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऊपर क्या आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है ना, और नीचे क्या आ रहा है, कॉम्प्रेसिव आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है, कॉम्प्रेसिव आ रहा है ना, माइनस। तो ये तो था किसके बारे में, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, बेरिंग स्ट्रेस है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेरिंग स्ट्रेस। सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेस होता क्या है, ये दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगने वाला स्ट्रेस है। दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगने वाला स्ट्रेस है। सपोज करो एक सरफेस ए है, दूसरा सरफेस हमारा ए है। अब इसको यदि हम प्रेस करते हैं नीचे की ओर, तो ये दोनों सरफेस के बीच में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं, है कि नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे बेरिंग स्ट्रेस का। क्या होगा, लिखिए, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस which acts between two surfaces, which acts between two surfaces। ये क्या होगा, दो सरफेस के बीच में लाएगा, है ना। सपोज करो कि एक हमारा ब्लॉक ए है ना। दूसरा ब्लॉक है जो हमारा कुछ ऐसा है ना, ऐसा है। इस पे हम क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं पी, है ना, लोड लगा रहे हैं पी। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ए ब्लॉक 1 है, ए ब्लॉक 2 है। अगर इस सरफेस में हम बेरिंग स्ट्रेस निकालना चाहें, अगर इस सरफेस में हम बेरिंग स्ट्रेस निकालना चाहें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यदि, चलो इसको एक्सेस बोल देते हैं। अगर बेरिंग स्ट्रेस हम यहाँ पे निकालें, है ना, बेरिंग स्ट्रेस यदि यहाँ पे निकालेंगे एक्सेस पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोड अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में एरिया। एरिया में हम क्या लिखेंगे, बेरिंग एरिया। क्या लिखेंगे, बेरिंग एरिया। ये भी क्या है, बेरिंग एरिया है ना। अगर इसका सपोज करो कि इस सरफेस का डायमीटर यहाँ पे है जो डी दिया हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो हो गया सिग्मा बेरिंग, हो गया सिग्मा बेरिंग, है ना। ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया लेना है, दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट का एरिया क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, यही वाला है ना, ठीक है। तो ये हो गया बेरिंग स्ट्रेस। इस फिगर से समझ लेते हैं, इस फिगर में क्या करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो दो प्लेट है, ए प्लेट 1 है, ए प्लेट 2 है। दोनों प्लेट को क्या एक बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया है, दोनों प्लेट को एक बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया है ना। अब क्या होगा, टेंसाइल, ये जो प्लेट है अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स पी है, दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स पी लग रहा है ना। अब देखो जब हम इसको दोनों तरफ से फोर्स पी लगा के खींचेंगे, सपोज करो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से यदि हम लगा के खींचेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसको अगर प्लेट को हम कट करें, यहाँ से क्या किया, इसको हम कट कर दिए हैं। चलो इसको इस तरह से जो कट करने का कोशिश किया गया, इसको यहाँ से कट करने की कोशिश किया गया, फिर इसको हम दिखाए हैं यहाँ पे, है ना। प्लेट का थिकनेस मान लेते हैं टी है, प्लेट का थिकनेस क्या है, टी है ना। और जो डायमीटर है बोल्ट का वो क्या है, डी है। बोल्ट का डायमीटर क्या है, डी है कि नहीं। तो जो बोल्ट का डायमीटर है वही क्या है, होल का डायमीटर है। जो बोल्ट का डायमीटर है वही क्या है, प्लेट के होल का डायमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ इस केस में क्या लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, है ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, ए डायमीटर डी, ए डायमीटर डी इंटू थिकनेस टी, डायमीटर डी इंटू थिकनेस टी, ए वाला एरिया जहाँ पे एरो दिखाया गया है ना। इसको अगर अलग से दिखाएं तो कुछ ऐसा है, इस तरह से है प्रोजेक्टेड एरिया। ए डायमीटर डी है और इसका थिकनेस क्या है, टी है। तो ए एरिया हमारा क्या हो रहा है,
अफेक्टेड हो रहा है ना, ये एरिया क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, जिसको प्रोजेक्टेड एरिया बोल रहे हैं। यही क्या है, अगर हम ए भी निकालना चाहे इस केस में बेरिंग एरिया, तो क्या हो जाएगा, डी आई इंटू टी। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल है फॉर्मेशन हो रहा है रेक्टेंगल का, तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो डी इंटू टी हो गया। अगर हम यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेस निकालना चाहें सिग्मा, अगर बेरिंग स्ट्रेस निकालना चाहें तो क्या होगा, फोर्स अपॉन में बेरिंग एरिया, फोर्स अपॉन में बेरिंग एरिया। तो फोर्स तो हमारा क्या है, पी है, अब बेरिंग एरिया क्या है हमारा, डी इंटू टी। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेरिंग स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट बेरिंग स्ट्रेस। बस इतना याद रखना है कि क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर है। अच्छा ये बताओ कि इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा बेरिंग स्ट्रेस के लिए, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, है ना। तो यहाँ पर देखो, बेरिंग स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब कॉम्प्रेसिव है, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है जो डेवलप होगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे जब इसको खींचेंगे, प्लेट को खींचेंगे तो क्या होगा, ये बोल्ट को कंप्रेस करेगा, ये बोल्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इस तरह से जब खींचेंगे तो क्या होगा, बोल्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है कि नहीं। इस केस में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक 1 है जो ब्लॉक 2 को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज caused due to compressive, it is caused due to compressive फोर्स। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, सही बात है ना, लेकिन ये बोल्ट पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, कंप्रेसिव लगा रहा होगा। ये बोल्ट को क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा, है ना, बोल्ट को क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा। और बोल्ट किसको कंप्रेस कर रहा होगा, होल को कंप्रेस कर रहा होगा। देखो यहाँ पे एरो से दिखाएं, बोल्ट किसको कंप्रेस कर रहा होगा, ये होल को कंप्रेस कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट है जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस है। लास्ट स्ट्रेस है जो हमारा क्या है, ट्विस्टिंग स्ट्रेस है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये सब है जो सेपरेट चैप्टर है ना। टॉर्सनल जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस है हमारा, जो टॉर्सन जब पढ़ाएंगे तो सेपरेट चैप्टर है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब 5 to 6 आवर कंप्लीट करने में लगता है कि नहीं। तो यहाँ जस्ट हम एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे ट्विस्टिंग स्ट्रेस का। ट्विस्टिंग स्ट्रेस होता क्या है, ट्विस्टिंग स्ट्रेस होता क्या है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ट्विस्टिंग स्ट्रेस है जो, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस है। एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है। कैसे, अभी देख लेंगे, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस। एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये कब जनरेट होगा, किस केस में जनरेट होगा, है ना। अभी देखते हैं, इस फिगर पे आते हैं, पहले डेफिनेशन लिखेंगे इट इज डेवलप when twisting moment और टॉर्क, ट्विस्टिंग मोमेंट को इनके एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क, है ना। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क, TORQE, टॉर्क, है ना। ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क इज अप्लाइड to the end of a shaft, शाफ्ट लिख सकते हैं या मेंबर लिख सकते हैं, शाफ्ट अबाउट इट्स एक्सिस। किसके अबाउट टॉर्क लगा रहे हैं, शाफ्ट के एक्सिस के अबाउट, है ना। चलो अब इधर देखना है हमें, ये क्या है, एक शाफ्ट है, एक क्या है, शाफ्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे क्या लगा रहे हैं, एक टॉर्क लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, है ना।
तो इसके चलते जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस मटेरियल में उसको क्या बोल देंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम ट्विस्टिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस, है ना। इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक शाफ्ट है जो कि यहाँ पर दीवार में क्या किया गया है, इसको फिक्स किया गया है। अब क्या कर रहे हैं, एक टॉर्क टी लगा रहे हैं, एक टॉर्क क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे टी लगा रहे हैं, है ना। जब टॉर्क टी लगाएंगे किसके अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट, है ना, इसके एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेगा, इसके आउटर फाइबर को क्या करेगा, ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा। देखो इसको आउटर फाइबर को क्या कर रहा है, जब हम टॉर्क लगा रहे हैं तो इसको ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, है कि नहीं, इसको ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस फाइबर पे उसको क्या बोल देंगे हम, ट्विस्टिंग स्ट्रेस बोल देंगे, है ना, इसको ट्विस्टिंग स्ट्रेस बोल देंगे, ठीक है। इसको यदि 2D में बनाए तो 3D में हो गया, अगर 2D में बनाने का कोशिश करें तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। हम क्या लगा रहे हैं, हम टॉर्क लगा रहे हैं टी, क्या लगा रहे हैं, टॉर्क हम लगा रहे हैं टी, टॉर्क लगा रहे हैं किस एक्सिस के बाद, इस एक्सिस के बाद, चलो इसको एक्सिस बोल देता हूँ, इस एक्सिस के बाद हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ये भी एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है, ये भी एक टाइप का क्या है, शियर स्ट्रेस है। और उसका वैल्यू जो होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो होगा टाउ इजकल टू टॉर्क अपॉन जे इंटू आर, जे इंटू आर, है ना। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि हम दिखाने का कोशिश करें, ये जो यहाँ पे दिखाया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। चलो फिर से बनाता हूँ, कुछ अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, चलो ठीक है, इससे अच्छा नहीं बन सकता। अब देखो क्या होगा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेडियस है, इसका क्या है, रेडियस है ना। तो टाउ बराबर होता है टी बटा जे इंटू आर। टी क्या है, ये टॉर्क है, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब स्टार्ट करेंगे तो आप समझ लेंगे, है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे, है ना। बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक क्या निकालते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो अभी यही समझ लो कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो क्या होता है, जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, है ना। तो वही है टी बटा जे इंटू आर। अच्छा देखो तो कुछ याद आ रहा है, अभी हमने क्या लिखा था, अभी लिखा था सिग्मा बराबर एम बटा आई इंटू बाई, कुछ उसी टाइप का तो है। एम को रिप्लेस कर दिए हैं टी से, आई को रिप्लेस कर दिए हैं जे से, और वाई को रिप्लेस कर दिए आर से, है कि नहीं। तो टाउ बराबर हो गया टी बटा जे इंटू आर, है कि नहीं। अगर इसका वेरिएशन दिखाएं, इसका हम यदि वेरिएशन दिखाएं तो देखो कैसा होगा, टाउ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। मतलब टाउ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। चूंकि टॉर्क क्या होगा, ये वैरी होना नहीं है, ये सेक्शन का प्रॉपर्टी, ये भी नहीं वैरी होगा। तो जिस तरह जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। इसका मतलब यदि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखो यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है ना। जैसे जैसे रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलो इसको हम अलग से बना देते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, है ना, डायमीटर हो गया इनफैक्ट, है ना। यदि इसका वेरिएशन दिखाने की कोशिश करो, चलो दूसरे कलर से दिखाता हूँ, तो क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, रेडियस मैक्सिमम होगा। यानी इस केस में देखें तो यहाँ पर इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है कि नहीं। उस तरह से इधर भी इस सरफेस पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, है ना, इधर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब सेंटर पे जीरो होगा, जैसे जैसे हम सरफेस की ओर बढ़ेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, टॉर्सनल स्ट्रेस का। ऑफकोर्स रेडियस के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं। तो ये तो था हमारा ट्विस्टिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस, है कि नहीं। चलो सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये है जो थ्योरी पॉइंट आइकन को प्रेस करना है ताकि मुझे बार बार है जो वीडियो सेंड न करना पड़े, है ना। ये है जो जैसे ही पब्लिश होगा वीडियो तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो हमेशा कांटेक्ट में रहिए, है ना। अगर फ्यूचर में ये सब एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, खासकर जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसके लिए SSC JEE DMRC ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये सब वीडियो है जो रेगुलर देखते रहना है ना। सो टुमारो वी विल डिस्कस बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंस। स्ट्रेस तो खत्म हो गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंस। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।